जय हिंद दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक एंड यांत्रिक। नाविक में दो अलग कैटेगरीज हैं, जैसे नाविक जीडी, नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। वैसे ही जो यांत्रिक है, यांत्रिक में तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें यांत्रिक मैकेनिकल है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है एंड यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये मेनली 5 अलग अलग कैटेगरीज की पोस्टें हैं जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट आया है फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड। एंड ये जो एडवर्टाइजमेंट या ये रिक्रूटमेंट जो बैच है ये 01/2023 है, मतलब 1/2023 के लिए के बैच के लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है या वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है जिन्होंने 10th किया हुआ है। जी हाँ, सिंपल 10th हैं अगर आप, या फिर आप 12 आपने किया हुआ है, आप इंटरमीडिएट हैं, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है। तो मेरे वैसे सभी दोस्त, सभी भाई एलिजिबल हैं जो 10th हैं, 12 हैं एंड डिप्लोमा है उनके पास। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए ही है और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। एंड आज के इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड के इसी नोटिफिकेशन पे, इसी एडवर्टाइजमेंट पे डिटेल में बात करूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाहे वो एज, इसके लिए कितना एज चाहिए, या इसका जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो, या फिर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो, है ना, इसकी सैलरी की बात हो, तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। एंड आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो मैं आप तक ईजिली पहुंचा सकूं और आप कोई भी वैकेंसी जो है वो मिस ना कर पाएँ। ताकि अगर आप एक वैकेंसी मिस कर लेते हैं तो फिर काफ़ी गिल्ट फील होता है, क्योंकि वो वैकेंसी अब आगे 1 साल के बाद ही आएगी, मिनिमम तो 1 साल बाद आएगी, और आगे अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें पता नहीं कितने साल बाद आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। वैसे इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। ये जब भी एक्टिवेट होगा आप पहले जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा, और आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं इसके लिए जो भी क्वेरी आपका होगा उसका मैं आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, या जो बैच है, ये 1/2023 की बैच के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। एंड सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 8 सितंबर 2022 से शुरू होगा, एंड इसका जो लास्ट डेट होगा वो 22 सितंबर 2022 है। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम है। तो नोटिफिकेशन का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी आपका हाइट, चेस्ट एंड फिटनेस जो भी है, रनिंग का है, तो आप सब उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि कोस्ट गार्ड में जाना है तो एज यू ऑल नो, जो भी तैयारी करते होंगे या जो नहीं जानते होंगे, तो इसमें रनिंग भी चाहिए। तो अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप सेना में जाना ही आपका एक वो डिज़ायर है, ख्वाहिश है, तमन्ना है कि आप सेना में ही जाएं और देश की सेवा करें, तो ये आपके लिए ये एक अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, और आपको इस चांस को ग्रैब कर लेना है। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम जो टेंटेटिव शेड्यूल है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो बताया गया है, उसकी अगर बात करूं, तो इसका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, CBT होगा, वो मिड या एंड नवंबर 2022 में ये करवा लेगी। इसका जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा वो मिड या एंड जनवरी 2023 में हो जाएगा। एंड जो स्टेज 3 का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई 2023 में इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ले लिया जाएगा। ये अभी टेंटेटिव है। वैसे ही अगर आगे बात करूं, एज की बात कर लेता हूं कि एज जो है वो किस कैटेगरी के, किस एज ग्रुप के मेरे जो दोस्त हैं वो एलिजिबल हैं।
तो जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एंड वैसे मेरे दोस्त जिनको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप इसका जो भी रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर नाविक जीडी जनरल ड्यूटी की बात करूं तो जीडी 10+2 पास होने चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स, मतलब इंटरमीडिएट या 10+2 में आपका मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए। वैसे ही जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसके लिए बस आप एक 10th पास होने चाहिए। जी हाँ, अगर आप 10th पास हैं तो आप नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है वो आप बन सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 10th पास है या 12th पास है या डिप्लोमा है तो वो सभी एलिजिबल हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आपका रनिंग, चेस्ट हाइट अगर सही है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। और क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी मिनिमल है, अब इससे कम तो कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो नहीं सकता है। वैसे दोस्तों अगर यांत्रिक की बात करूं तो यांत्रिक में आप एक 10th पास होने चाहिए। और 10th पास के साथ साथ अगर आपका डिप्लोमा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है, मैकेनिकल का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है 3 या 4 साल के पीरियड का तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा की डिग्री आपके पास 3 या 4 साल की नहीं है तो अगर आप 10th पास हैं और 10th के बाद अगर आपने 12 भी किया है, मतलब 10th किया है और 12 किया है, और 12 के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर और 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है फिर भी आप एलिजिबल हैं। मतलब सबसे पहले तो अगर 10th है और 10th के बाद सीधा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए उसमें, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टेलीकम्युनिकेशन में। एंड अगर आपने 10th किया है, 12 किया है और उसके बाद अगर डिप्लोमा किया है तो उसमें 2 या 3 साल का डिप्लोमा चलेगा इन सारे ब्रांच में। वैसे दोस्तों अगर इसके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लूँ कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 300 है। इसमें नाविक जीडी हैं, इसमें 225 सीटें हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो नाविक जीडी की ही हैं जनरल ड्यूटी की। उसके बाद नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसमें 40 सीटें हैं। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 16 पोस्टें हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्टें हैं और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 पोस्टें हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है या नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 300 है। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 250 रुपीज़ है। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, ABS, OBC, ये जो कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 हैं। एंड जो SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो नील है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सैलरी की बात करूँ कि हाउ मच यू विल गेट, तो ये जो सैलरी है ये जो नाविक जीडी और जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच हैं इनकी ये लेवल 3 में आते हैं एज पर 7 CPC। एंड इनका जो बेसिक है वो 21,700 इनका बेसिक है और इसके अलावा आपको बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी मिलेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो यांत्रिक की पोस्टें हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, तो जो यांत्रिक की पोस्ट है वो लेवल 5 में आती है एज पर 7 CPC और इनका जो बेसिक है वो 29,200 इनका बेसिक है, प्लस अदर अलावेंसेस तो है ही। इनका एक यांत्रिक अलावेंस मिलता है, ये 6,200 के बेस पे @6,200 के कैलकुलेशन पे मिलता है। तो 6200 इनको यांत्रिक एक अलग से अलावेंस है वो भी इनको मिलता है। तो ये सैलरी वाइज देखें तो सैलरी वाइज आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। उसके अलावा जो भी सेना में जब आप जाते हैं तो जो बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो कैंटीन की फैसिलिटी हो या फिर राशन या फिर और भी दूसरी जो भी फैसिलिटीज़ सेना को मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेनली 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। दोस्तों इस स्टेज 1 में एक रिटन एग्ज़ाम होगा और जब आप इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा। और स्टेज 2 में जो भी मेरे दोस्त हैं
उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी होगा, और उनका जो फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होता है वो होगा। एंड जब आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 में आपका जो मेडिकल होता है और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारा स्टेज 3 का इनका है। और आफ्टर स्टेज 3 आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर इसके डिटेल में बात करूं, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कि ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हुई, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो लाइक, अगर जो स्टेज 1 है जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा, ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। इसमें जब भी आप स्टेज 1 में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चेक किया जाएगा, और जो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, वो किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेज 1 के एग्ज़ाम से पहले, वो बस होगा कि जैसे आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया है एप्लीकेशन में, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम, तो वो चेक करके देखें, क्रॉस चेक करेंगे कि जो आपने लिखा है वो डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है, बस यही है। उसके बाद जो स्टेज 1 का जो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, या जो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा अगर उसकी बात करूं, तो जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 का, उसमें जो नाविक जीडी हैं, नाविक जनरल ड्यूटी, उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेक्शन में कंसिस्ट होगा उनका एग्ज़ाम। वैसे ही जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच हैं उनके एग्ज़ाम में बस एक ही सेक्शन होगा। एंड वैसे ही जो यांत्रिक हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, उनके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। एंड जो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनके एग्ज़ाम में भी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 2 कंसिस्ट होगा पार्ट। एंड जो यांत्रिक मैकेनिकल हैं उनका एग्ज़ाम में ये सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5 कंसिस्ट होगा। तो अब आपको बताऊं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में पूछा क्या जाएगा। जैसे एग्ज़ाम होगा तो सेक्शन 1 में क्या पूछेंगे और सेक्शन 2 में क्या पूछेंगे। तो जो सेक्शन 1 है, हाँ, उसमें मैथ होगा, मैथ का 20 क्वेश्चन होगा, साइंस का 10 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होगा, और जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 60 क्वेश्चन होगा। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 60 मार्क्स मिलेगा। एंड इसके जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट का होगा। 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एंड मैक्सिमम 60 मार्क्स आपको मिलेगा। ये जो इसका लेवल जो होगा, क्वेश्चन का लेवल, ये 10th लेवल का होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनका जो एग्ज़ाम होगा बस एक ही सेक्शन कंसिस्ट होगा, और उनको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में उसका आंसर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 45 मिनट में कंप्लीट करना है। जो यांत्रिक जो नाविक जीडी हैं, उनका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में मैथ से 25 क्वेश्चन होगा एंड फिजिक्स से 25 क्वेश्चन होगा। मतलब सेक्शन 1 तो उनको देना ही देना है। उनके लिए जो सेक्शन 2 है उसमें मैथ से 25 क्वेश्चन एंड फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 50 मिनट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 30 मिनट आपको मिलेगा इसके लिए। इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये 12 लेवल का होगा। वैसे ही जो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल हैं जिनका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 होगा, तो सेक्शन 1 का तो आपका कॉमन ही होगा, एंड जो सेक्शन 3 होगा उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन होगा। ये 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का, 30 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। वैसे ही जो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें भी जो सेक्शन 1 तो कॉमन ही होगा, पर जो सेक्शन 4 होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन होगा, 30 मिनट में आपको इसका आंसर देना है। वैसे ही जो यांत्रिक मैकेनिकल हैं उनका सेक्शन 1 तो कॉमन होगा, पर जो इनके लिए जो सेक्शन 5 है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन होगा, ये 30 मिनट में आपको इसका आंसर देना है। इसके लिए आपको 50 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊं कि जो क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। एंड इसमें जो कि सबसे अच्छा मुझे लगता है ये पढ़ के, कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बेझिझक इसके लिए अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही अगर आप स्टेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका स्टेज 2 के लिए आपको कॉल किया जाएगा।
स्टेज 2 जैसा कि मैंने आपको बताया फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें देखा जाएगा या फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देखा जाएगा। तो इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए वो ये आपका हाइट 157 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जो वैकेंसी आई है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सिर्फ वैसे मेरे दोस्त जो मेल हैं और मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी है। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आपका जो चेस्ट होना चाहिए ये प्रोपोर्शन टू योर हाइट होना चाहिए एंड जो एक्सपेंशन जो होना चाहिए आपके चेस्ट का वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वैसे ही अगर आपका वेट है वो वेट आपके प्रोपोर्शन टू योर हाइट आपका वेट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही दोस्तों अगर इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स मारने हैं जिसको उठक बैठक बोलते हैं एंड 10 पुशअप इसमें आपको मारने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप सेना में जाना चाहते हैं और सेना की ही तैयारी करते हैं, आपका फिजिकल अच्छा है, आपकी हाइट अच्छी है, तो आपको इसके लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर जैसे आप पीएफटी होता है, पीएफटी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा उसी दिन। ये जो सारा आपका मेजरमेंट फिजिकल फिटनेस होगा ये सारा कंटिन्यूएशन में होगा। आपको इसके लिए रेस्ट नहीं करना है। जैसे दौड़ के आए आप और दौड़ के आने के साथ ही आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। उसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट अगर आपका हो गया उसके बाद पुशअप करना होगा। ये तो सारा कंटिन्यूएशन में चलेगा, आपको इसके लिए रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और पीएफटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जब आप स्टेज 2 कंप्लीट कर लेते हैं, इस यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको स्टेज 3 के लिए कॉल किया जाएगा और स्टेज 3 के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये जो मेरिट लिस्ट होगा ये स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आप मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। स्टेज 3 में मेनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल एंड फाइनली आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। एंड जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, चाहे आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी उसमें लिखा होगा, फिर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म होगा वो भी, मतलब जब आप स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्म्स दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आप ये पुलिस वेरिफिकेशन करवा के रखें। उसके बाद जब आप स्टेज 3 के लिए आएंगे तो आपको वो सारा प्रोड्यूस करना होगा। तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म और अदर फॉर्म्स जो भी आपको इंडियन कोस्ट गार्ड देगी वो सब आपको लेके आना है और सबमिट करना होगा स्टेज 3 में। स्टेज 3 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 में कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टेज 4 में आपकी ट्रेनिंग होगी। ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी मतलब स्टेज 3 के बाद आप एक फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे और ये स्टेज 4 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो ट्रेनिंग होगा ये INS चिलिका पे आपकी ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड को, ये सारे डॉक्यूमेंट का इंडियन कोस्ट गार्ड वेरिफिकेशन करवाएगी। मतलब अगर आपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, 10th का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का है, डिप्लोमा का आपने दिया है या कुछ और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ये सारा डॉक्यूमेंट जहाँ से भी अगर आप बिलोंग करते हैं और जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वहाँ जाके इसको वेरिफिकेशन करवाएगी। और वेरिफिकेशन में अगर आप क्लीन आते हैं, सब कुछ सही होता है, तो फिर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में एक परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे। और अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर ये इंडियन कोस्ट गार्ड के उस पे है कि ये आपके साथ क्या करती है। वैसे दोस्तों इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताऊं कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। आप जो भी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, स्टेज 3 का, स्टेज 4 का होगा, सबके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड आपको कॉल लेटर बुलाएगी, कॉल लेटर रिलीज करेगी और उस कॉल लेटर को आपको लेके जाना है। और उस कॉल लेटर को याद रखिएगा कि कॉल लेटर जो आप प्रिंट कीजिएगा तो वो कलर में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड की इस वैकेंसी पे जो भी इम्पोर्टेंट इसकी बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जाननी चाहिए थी, इन सारी बातों को मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, आपकी हाइट अच्छी है और सेना में जाके अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको इस पर कुछ भी जानना हो, इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।